अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सिंध रेंटेड प्रीमाइसेस ऑर्डिनेंस 1979 का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर आज हम देखेंगे सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 14। थ्योरेटिकली भी डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली भी डिस्कस करेंगे। बेसिक ऑब्जेक्ट आज के इस लेक्चर का यही है कि हम जो है इन सेक्शंस को प्रैक्टिकली डिस्कस करें। सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन नंबर 5, एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। आपका जो लैंडलॉर्ड है और टेनेंट है, इनके दरमियान जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट पेपर किस टाइप का होता है और एग्रीमेंट किस तरीके से होगा। सबसे पहले तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये हमारे पास एक एग्रीमेंट पेपर है जो कि किसके दरमियान है, जो कि आपका टेनेंट और आपके लैंडलॉर्ड के दरमियान है। अब ये एग्रीमेंट पेपर परचेस कौन करेगा? ये एग्रीमेंट पेपर परचेस वो करेगा जो कि लैंडलॉर्ड होगा। ठीक है। अब इसका फॉर्मेट आपको कहाँ से मिलेगा? इसका फॉर्मेट आपको कहीं से भी मिल जाएगा, जिसके पास आपके ये एग्रीमेंट पेपर्स होते हैं वहाँ से आपको इजीली फॉर्मेट मिल जाए। अब सबसे हम इसका फॉर्मेट देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फैक्ट्स लिखे हुए हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ ये कि जो एग्रीमेंट पेपर है वो डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यूएशन कितनी है। अगर आपकी वैल्यूएशन करोड़ों में है, अगर आप जो है किराया लाखों में ले रहे हैं, हज़ारों में ले रहे हैं, तो इस मिनिमम जो है 200 का जो एग्रीमेंट पेपर है वो 200 का होना चाहिए। सही है। अगर आपकी प्रॉपर्टी लाखों में है तो आप जो है 50 या 100 रुपये के एग्रीमेंट में अपना एग्रीमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अब सबसे पहले तो दोनों पार्टीज़ जो लैंडलॉर्ड है और टेनेंट है उनके नाम आएंगे। उसके बाद जो भी कंडीशंस रखेगा कौन? लैंडलॉर्ड। अब वो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं कि ये एग्रीमेंट जो है 11 महीने का या 1 साल का है। ये एग्रीमेंट जो हम दोनों के दरमियान करार पाया गया है, उस एग्रीमेंट पे हम ये सर्कमस्टांसेस रखते हैं कि लास्ट डेट जो होगी रेंट पे करने की वो 10 डेट होगी या जो है आपकी 15 डेट होगी। जो भी डेट होगी वो इसके अंदर हर A to Z चीज़ें लिखेगा। ठीक है। उसके बाद दूसरी ये चीज़ कि आप जो है कितने टाइम पीरियड तक, ड्यूरेशन कितनी है। अब यहाँ पर हमारे पास जो सिंध रेंटेड प्रीमाइसेस है, सिंध रेंटेड प्रीमाइसेस के अंदर इजीली लिखा गया है कि जो टाइम पीरियड है किराया बढ़ाने का, वो किराया बढ़ाने का आपको टाइम पीरियड है 3 साल के बाद। 3 साल के बाद आप अपना किराया बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर लिखना नेसेसरी है। और कब यह आपका एग्रीमेंट ख़त्म होगा, कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ है, ये भी चीज़। और उसके लास्ट में दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर और फिर जो है आपके जितने भी विटनेस हैं उनके सिग्नेचर और उनके नाम और उनके NIC। और इसके साथ ही साथ आपकी जो NICs हैं वो भी अटैच होंगी और एक कॉपी जाएगी टेनेंट को और ये जो है ओरिजिनल लैंडलॉर्ड रखेगा। अब आते हैं हम थ्योरेटिकली कि सेक्शन नंबर 5 ऑफ सिंध रेंटेड प्रीमाइसेस ऑर्डिनेंस हमें कहता गया है। सिंध रेंटेड प्रीमाइसेस ऑर्डिनेंस 1979 का जो हमारे पास सेक्शन नंबर 5 है वो हमें ये कहता है कि जो भी आपका एग्रीमेंट होगा बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट वो होगा रिटन में। अगर ओरल में है तो ठीक है, अगर रिटन में है, अब डिपेंड करता है कि ये होना चाहिए रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट। रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट, अगर रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट है तो ये रजिस्ट्रार इस पे सिग्नेचर करेगा, रजिस्ट्रार इसको रजिस्टर करके देगा। अब रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट कब बनेगा? जब ये होगा 12 मंथ्स का। और अगर नॉन रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट है, सेक्शन नंबर 18 ये है। सेक्शन नंबर 1 का जो सेक्शन नंबर 17 है उसके अंदर डिस्क्राइब है, ये होगा कितने का? मिनिमम 1 ईयर का। और अगर नॉन रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट है सेक्शन नंबर 18 तो क्या होगा? तो फिर डेफिनेटली वो जो है साइंड एंड सील्ड होगा कंट्रोलर से। अब कंट्रोलर कौन होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो एग्रीमेंट होगा लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान, इसकी एक कॉपी कौन रखा है? इसकी एक कॉपी आपका रखेगा टेनेंट। और फिर जब टेनेंट एग्रीमेंट कर देगा उसके बाद जो है एक ट्रू कॉपी उसके पास होगी जो कि अटेस्टेड होगी और हर मंथ जो है अपना वो रेंट पे करेगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 8 की तरफ। सेक्शन नंबर 8 हमें बात करता है फेयर रेंट की। सेक्शन नंबर 8 बात कर रहा है फेयर रेंट की। तो फेयर रेंट क्या है? फेयर रेंट हमें ये कहता है कि देखें, लैंडलॉर्ड अपनी ही मर्जी से ये नहीं कह सकता कि हम जो है आपसे 20,000 रुपीज़ किराया लेंगे। अब ये जो आपका फेयर रेंट है सेक्शन नंबर 8, तो इसकी एप्लीकेशन कौन देगा? टेनेंट। अब वो एप्लीकेशन होती किस टाइप की है? वो एप्लीकेशन सिंपली आपके पास होगी
इस टाइप के जो है आपके पास एप्लीकेशन होगी। वो एप्लीकेशन आप मूव करेंगे, टेनेंट मूव करेगा किसको, कंट्रोलर को, और कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर जो है देखेगा फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अब वो फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कौन से हैं, एक ही हमारे पास के वैल्यूएशन देखेगा, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा देखेगा कि उसने उस पर खर्चा कितना किया, उसकी मेंटेनेंस कैसी है, उस जगह की रिपेयर्स कैसे हैं। और थर्डली देखेगा नियर बाय, जो नियर बाय प्रॉपर्टीज हैं उनमें किराया क्या चल रहा है। और फोर्थ, उस पर क्या न्यू टैक्सेस वगैरह तो इन्वॉल्व या पे नहीं किए हैं उसने। ठीक है, तो ये फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस देखकर एक जो हमारा कंट्रोलर है वो रेंट फिक्स करेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 किस चीज़ की बात कर रहा है, रिपेयर्स की। अब रिपेयर्स क्या है, रिपेयर्स सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि रिपेयर होता क्या है। रिपेयर बेसिकली आपका जो किराएदार है, टेनेंट है, वो ये देखता है कि मैं जिस घर में रह रहा हूँ ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, पोजीशन मेरे पास है, इसकी ओनरशिप मेरे पास नहीं है, पोजीशन इसकी मेरे पास है। और वो देखता है कि इस घर की हालत इस कदर खस्ता हो चुकी है, कुछ ही टाइम पीरियड में ये घर गिर जाएगा, ये शॉप है, उस शॉप में पानी वगैरह टपकता है, या जो है इसको रिपेयर कराने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और जो आपका लैंडलॉर्ड है वो इसको रिपेयर ना तो खुद करा रहा है और ना ही करने दे रहा है किसको, टेनेंट को। वो ये कह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी, आप इस प्रॉपर्टी में कोई भी काम नहीं कराएंगे, और ना ही वो खुद कर रहा है। ठीक है, अब वो नेसेसरी समझता है कौन, टेनेंट, के यहाँ पर रिपेयर कराने की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, तो वो सेक्शन नंबर 12 की एप्लीकेशन मूव करेगा किसको, कंट्रोलर को। अब कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर देखेगा कि वाकई क्या इसकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी की हालत इस कदर खस्ता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो डायरेक्शन देगा लैंडलॉर्ड को कि आप अपनी जगह की आप रिपेयर्स करवाएं। अगर वो नहीं कराता तो फिर टेनेंट को वो डायरेक्शन देगा कि आप इस जगह की रिपेयर्स करवाएं, और रिपेयर कराने के बाद जो भी अखराजात खर्चा वगैरह आएगा वो आप अपने किराए में से माइनस कर दीजिएगा। सेक्शन नंबर 12, रिपेयर्स। ठीक है, अब रिपेयर्स की एप्लीकेशन किस टाइप की होगी, उसके क्या क्या ग्राउंड्स होंगे, ये हम देख लेते हैं। अब सेक्शन नंबर जो 12 है हमारे पास, उसकी सिंपल एक एप्लीकेशन हो सकती है थ्रू एडवोकेट और इन पर्सन। ये एक सिंपल एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमने लिखा है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी में हम रह रहे हैं एज अ टेनेंट, वो कहाँ पर है, और हम ईच एंड एवरी ग्राउंड में लिखूंगा कि उस घर की किस कदर हालत जो है खस्ता है, ये ईच एंड एवरीथिंग में लिखूंगा, और फिर वो मूव करूँगा किसको, कंट्रोलर को। उसके बाद जो कंट्रोलर है आपका, वो कंट्रोलर डायरेक्शन देगा इस टाइप की, ये एक डायरेक्शन होगी या एक किस्म का ऑर्डर होगा किसको, लैंडलॉर्ड को। उसके बाद आ जाते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि हमारा प्रैक्टिस के अंदर है, सेक्शन नंबर 14 किसका, डिलीवरी ऑफ वेकेंट पोजीशन। सेक्शन नंबर 14, डिलीवरी ऑफ वेकेंट पोजीशन। अब इस डिलीवरी ऑफ वेकेंट पोजीशन से रिलेटेड अगर आप केस लॉ लिखना चाहें तो आप केस लॉ भी लिख सकते हैं, जो है 1998 CLC कराची, 1998 CLC कराची। ये इसका एक केस लॉ है। अब बात करते हैं कि डिलीवरी ऑफ वेकेंट पोजीशन क्या है। डिलीवरी ऑफ वेकेंट पोजीशन मूव करता है आपका लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड किस पर्पस के लिए मूव करता है कि टेनेंट है, अब ये टेनेंट जो है इसका एग्रीमेंट तो ठीक है, अब इसका जो है टाइम पीरियड रहता है कि ये जो है अपना यहाँ पर रहे, मेरी जो है जगह पर रहे, लेकिन क्या होता है कि उसके पास कुछ सर्कमस्टांसेस हैं या उसके पास कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे वो चाहता है कि वो जगह वो उससे खाली करवा ले, लेकिन टेनेंट जो है खाली नहीं करता। अब समझ लें कि इसको आप कोशिश कीजिए किस तरीके से कि लेट सपोज ये हमारा ए है, ये हमारे पास बी है, ये है आपका टेनेंट और ये है आपका लैंडलॉर्ड।
अब लैंडलॉर्ड क्या करता है, लैंडलॉर्ड जो है अपने एग्रीमेंट में देखता है कि उसके पास फॉलोइंग 2 या 3 मंथ्स रहते हैं टेनेंट को उसकी जगह से इविक्ट करवाने के लिए, और टेनेंट जो है जगह खाली भी नहीं कर रहा। अब इसके पास जो स्पेशल ग्राउंड्स हैं जो कि इस एक्ट के अंदर दिए गए वो होना बहुत नेसेसरी है कि ये इसको इविक्ट करवा सके। ठीक है, अब ये मूव करेगा किसको, कंट्रोलर को। अब उसके ग्राउंड कौन कौन से हैं, उसके ग्राउंड है, एक है विडो, एक है माइनर, और एक है हमारा रिटायर्ड ऑफिसर। ठीक है, रिटायर्ड ऑफिसर, और इसके बाद जो हमारे पास लास्ट है वो है आपका 60 ईयर्स एज, 60 ईयर्स एज और नियर अबाउट 60 ईयर्स, नियर बाय 60, जो कि विद इन आपका हो जाएगा विद इन 1 मंथ या विद इन 6 मंथ, विद इन आपके 6 मंथ जो है वो 60 ईयर तक पहुंच जाएगा। अब ये क्या है, ये लेट सपोज कि हमारा लैंडलॉर्ड है वो हो गई है विडो। अब उसको उसके पर्सनल यूज के लिए उसको जो है जगह चाहिए, अपनी ही जगह, और वो देखती है कि जो उसकी जगह है वो किराए पर है और किराएनामे में यानी कि एग्रीमेंट में अभी टाइम पीरियड रहता है, तो वो टेनेंट को कहती है कि आप जो है जगह खाली कर दें। जगह वो खाली नहीं करता है तो फिर डायरेक्शन देगा कंट्रोलर उसको कि विद इन 2 मंथ्स, टाइम पीरियड भी बताया जाएगा, एकदम इविक्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, विद इन 2 मंथ्स आप जो है इस जगह को खाली कर दें। अगर फिर भी वो नहीं करता फिर कंट्रोलर उसको डायरेक्शन देगा, या विडो है या माइनर है। अब आप समझेंगे कि माइनर किस तरीके से, कि लेट सपोज एक कुछ बच्चे हैं, ठीक है, उनके वालिदैन की हो जाती है डेथ, तो फिर जो है वो माइनर भी उससे इविक्ट करवा सकते हैं, या फिर रिटायर्ड एक ऐसा शख्स जो कि रिटायर होने वाला है या फिर रिटायर हो चुका है, वो भी इन दीज ग्राउंड्स वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है कंट्रोलर को। अब आगे क्या है, टेनेंट कहेगा किसको कि ये जगह खाली कर दे मेरे पर्सनल यूज़ के लिए। अब नेक्स्ट क्या है, हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये एप्लीकेशन होगी किस तरीके से। एप्लीकेशन सेक्शन नंबर 14 की इस टाइप की एप्लीकेशन होगी, जिसके अंदर आप अपने ग्राउंड्स बताएंगे कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर सिचुएटेड है और आप चाहते क्या हैं, अपना रिलीफ क्या क्लेम करना चाहते हैं कंट्रोलर से। ठीक है, तो बेसिकली आज का ये जो टॉपिक था वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स समझने का था। थैंक यू, डेट्स ऑल।